नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे ईला चंद्र जोशी जी द्वारा रचित जहाज का पंछी उपन्यास। और इसमें आज का जो हमारा प्रश्न है वो है कि इस उपन्यास में नायकत्व की भूमिका में कौन है या नायक किसे कहा जा सकता है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि जहाज का पंछी उपन्यास के नायकत्व पर अपने विचार व्यक्त कीजिए या नायक कौन है ये स्पष्ट करें। तो देखिए, तो भारत में काव्य शास्त्र में उसी पात्र को नायक कहा जाता है जो कथा के फल का अधिकारी और भोक्ता होता है। यानी जो कहानी है उस कहानी के फल का अधिकार, यानी उससे जो निष्कर्ष निकलेगा, जो फल प्राप्त होगा उस कहानी का, उसका अधिकारी होगा और उसको भोगने वाला होगा, जो मुख्य भूमिका में होगा। ये भारतीय काव्य शास्त्र में नायक के गुणों में शामिल है। नायक ही कथानक को फल की ओर लेकर जाता है, यानी उस पूरी कहानी को समाप्ति की ओर कौन लेकर जाता है? नायक ही लेके जाता है। लेकिन साहित्य दर्पण में अगर देखें तो आचार्य विश्वनाथ जी ने नायक के गुणों की चर्चा करते हुए क्या बताया है कि नायक कैसा होना चाहिए? वो विनीत हो, त्यागी हो, मधुभाषी, लोकप्रिय, कुलीन, आत्म स्वाभिमानी, शूरवीर, स्थिर हृदय वाला या चित्त वाला, उत्साही होना चाहिए, तेजस्वी तथा युवा होना चाहिए। लेकिन आधुनिक युग में विद्वानों ने इन गुणों को नकार दिया है। वो मानते हैं कि नायक के लिए ये गुण होना आवश्यक नहीं है। आज कोई भी साधारण व्यक्ति जिसमें गुणों के साथ साथ अवगुण भी हो सकते हैं और वह भी किसी रचना का नायक हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये किस पर भरोसा करते हैं? ये समाज के यथार्थ पर भरोसा करते हैं। यानी आधुनिक जो युग है वो यथार्थवादी युग है। तो ऐसे में यथार्थवाद में देखें या समाज की जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं उनके अनुसार देखें तो ऐसा व्यक्ति विशेष मिलना असंभव लगता है। ऐसा व्यक्ति ढूंढना या नायक के रूप में चयन करना मुश्किल जान पड़ता है, जबकि सच्चाई इसके कुछ अलग है, विपरीत है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, प्रेमचंद जी का उपन्यास है गोदान। उसमें नायक कौन है? होरी है। होरी में इनमें से ये सभी गुण नहीं है। वो अगर देखें शूरवीर नहीं है, उत्साही नहीं है, तेजस्वी नहीं है, कुलीन भी नहीं है, लेकिन फिर भी उस महाकाव्य के लिए नायक के सभी गुण उसमें हैं। जो उस यानी जो रचना की है, हम उसे कह सकते हैं कि जो होरी की रचना गोदान है उसके लायक होरी में सभी गुण हैं। उस रचना को शिखर तक पहुंचाना या उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए होरी में जो गुण होने चाहिए, लेकिन होरी में महाकाव्योचित यानी महाकाव्य के अनुकूल जो नायक के गुण है वो एक भी नहीं है। लेकिन फिर भी हिंदी औपन्यासिक साहित्य का एक उल्लेखनीय नायक इसे समझा जाता है, जिसमें यदि कुछ खूबियां हैं तो कुछ कमजोरियां भी है। बल्कि इस प्रकार का नायक हार्ड मास का सजीव व्यक्ति प्रतीत होता है, यानी साधारण व्यक्ति प्रतीत होता है। तो इस दृष्टिकोण से विचार करें तो वर्तमान संदर्भ में नायक कौन है? जो सामान्य जनता से जुड़ा हुआ है। इसी उद्देश्य की जो लेखक या जो उपन्यासिक कृति है उसका उद्देश्य पूर्ण करने में जो पूर्णतः सक्षम है। जहां तक जहाज का पंछी उपन्यास के नायकत्व का प्रश्न है तो इसे प्रायः आलोचकों ने कथा नायक के नाम से संबोधित किया है, क्योंकि वही उपन्यास का केंद्रीय पात्र है। उपन्यास में अनेक पात्रों की योजना की गई है, लेकिन कहीं पर भी कथा नायक के नाम का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। इसका प्रमुख कारण यही हो सकता है कि यह उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। स्वयं नायक ही उपन्यास की विभिन्न घटनाओं का वर्णन करता चला जाता है। केवल मात्र एक स्थान पर कथा नायक अपना नाम बताता है। जहाज में वो कब? घटनाक्रम में। कौन से घटनाक्रम में? जब जहाज के गोरे उस नायक को पुलिस के हवाले कर देते हैं। इस अवसर पर पुलिस कथा नायक से पूछती है। इसी अवसर पर और उसी के पूछने पर वह अपना नाम भगत बताता है। तो एक केवल एक ही जगह कथा नायक की तरफ से अपना नाम भगत बताया जाता है, बाकी अन्य कहीं पर भी उसका नाम का जिक्र नहीं है। अब देखें कि उपन्यास का केंद्रीय पात्र कौन है और कैसे हम इन्हें केंद्रीय पात्र मान सकते हैं। अगर भगत को ले तो क्या भगत इसका केंद्रीय पात्र है, और अगर है तो कैसे? देखिए, उपन्यास में कुछ अन्य पुरुष पात्र भी हैं जिनकी इस उपन्यास में महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा सकती है। इसमें स्वामी जी है, करीम चाचा हैं,
बहादुरी महाशय, ये कुछ प्रमुख पात्र हैं। लेकिन उपन्यास का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें कोई भी पात्र ऐसा नहीं जिसे उपन्यास का केंद्रीय पात्र कहा जा सके। ये सभी पात्र कुछ समय के लिए उपस्थित होते हैं। इन पात्रों का मुख्य उद्देश्य केवल नायक की सहायता करना व उसके चरित्र पर प्रकाश डालना है, यानी उसके व्यक्तित्व को उभारना है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि कथानायक भगत ही प्रस्तुत उपन्यास का केंद्रीय पात्र है। वही उपन्यास की शुरुआत से लेकर आखिर तक विद्यमान रहता है, यानी आदि से अंत तक भगत पर ये कथाक्रम घूमता रहता है और उसी के चारों ओर उपन्यास की मुख्य कथा या अन्य गौण कथाएं चक्कर काटती है या इर्द गिर्द घूमती है। तो यहाँ पर केंद्र में कौन है? भगत है। वह उपन्यास में नौकरी की खोज में ही कलकत्ता आता है या कोलकाता आता है। उसका उद्देश्य इतना है कि कोलकाता जैसे नगरी में अपना पेट भरने के लिए कोई नौकरी प्राप्त करे और पैर पसार कर सोने के लिए 6 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी कोई जगह उसे मिल जाए। वह पाठकों को कहता भी है कि विश्वास मानिए, मैं केवल विवशता के कारण यहाँ आया हूँ। किसी भी प्रकार का अज्ञात या ज्ञात इच्छा या कौतूहल सा जीवन की जिंदगी का ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता से प्रेरित होकर नहीं आया हूं, या ये जीवन की गंदगी है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना कि ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता से प्रेरित होकर मैं यहाँ पर नहीं आया हूं। तो इन पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है कि पूरा उपन्यास उसके संघर्ष से परिपूर्ण जीवन की कारुणिक कथा है, करुणा से भरी हुई कथा है। और उपन्यास के समाप्त होते होते ये धारणा सत्य सिद्ध होती है। वो स्वयं अपनी आत्मकथात्मक शैली में या बताते हैं कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, उद्देश्य क्या है। कोतुलतावश वो यहाँ पर नहीं आए हैं, बल्कि अपने जीवन को जीने के लिए आए हैं। कोई किसी से प्रेरणा लेकर नहीं आए, बल्कि अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। कहाँ पर? कोलकाता में। दूसरा, अगर हम देखें, संघर्षरत नायक है, यानी ये पात्र ऐसा है जो इस पूरे उपन्यास में संघर्ष करता हुआ नजर आता है। तो इस उपन्यास के गंभीर अध्ययन करने से ये पता चलता है कि नायक के संघर्षमय जीवन के माध्यम से लेखक ने अनेक आयामों की सृष्टि की है। ऐसा करते समय तत्कालीन समाज की असंख्य ज्वलंत समस्याएं उभर कर हमारे सामने आई हैं। कोलकाता जैसे महानगरी में भटकते हुए नायक कुछ ऐसे पात्रों के संपर्क में आता है जो विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। फलस्वरूप उपन्यासकार सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालता है और कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप पुलिस और अस्पताल की स्थिति से परिचित कराने के बाद नायक समाज के कुछ निम्न वर्ग के पात्रों के संपर्क में आता है। इसमें प्यारे हैं, बेला है, करीम चाचा है, कला है, पहलवान, अमला, सुजाना और जुलेखा आदि इसमें पात्र हैं जो निम्न वर्ग के पात्र हैं और जीवन में संघर्षरत हैं। तो यहाँ पर अगर पुलिस की बात करें, अस्पताल की बात करें, सभी जगह जो भ्रष्टाचार भरा हुआ है वो कथानायक के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। और इन सभी पात्रों के जीवन में जो संघर्ष हैं, उस संघर्ष का चित्रण या उद्घाटन भी कब होता है? जब कथानायक इनके संपर्क में आता है। उच्च वर्गीय पात्रों में बहादुरी महाशय तथा लीला को लिया जा सकता है। अन्य पात्रों में मिस साइमन और नीरजा का उल्लेख हम कर सकते हैं। इन सभी पात्रों में अगर देखें तो नायक की सहानुभूति निम्न वर्ग के पात्रों के प्रति है। कथानायक तत्कालीन समाज की शोषण व्यवस्था और आर्थिक विषमता को समाप्त करके दलित तथा पीड़ित वर्गों के सुधार की कामना करते हैं कि आर्थिक विषमता समाप्त होनी चाहिए, दलित वर्ग का उद्धार होना चाहिए, उनके जीवन में भी सुधार हो। वस्तुतः उपन्यास का पूरा कथानक और इसका जो प्रतिपाद्य या उद्देश्य है वो कथानायक द्वारा ही संचालित है। यानी उपन्यास अपने उद्देश्य की ओर किसके माध्यम से पहुंचता है? कथानायक के माध्यम से। अनेक स्थलों पर या घटनाक्रम में उपन्यासकार ने उसके द्वंद्वों का उद्घाटन किया है। जो द्वंद्व वो देख रहा है, जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो कह सकते हैं कि संघर्षरत नायक कौन है? यहाँ पर भगत ही है जो केंद्रीय पात्र है। अगला पॉइंट क्या है? सामाजिक विसंगतियों एवं विषमताओं से जूझता हुआ नायक। जो भगत है यहाँ पर कथानायक, ये इसका एक अगला पड़ाव क्या है? मिस साइमन का चकला। चकला जहाँ वैश्यवृत्ति करवाई जाती है मिस साइमन के द्वारा।
जहां वह रसोइये का काम करने की नौकरी पा लेता है। मिस साइमन युवा लड़कियों से वेश्यावृत्ति करवाकर धन कमाती है। बदले में वह उन्हें रूखी सूखी रोटी देती है। कथानायक मिस साइमन के द्वारा किए जाने वाले अमानवीय कृत्यों या कार्यों को सहन नहीं कर पाता। एक बार तो उसकी इच्छा होती है कि वह उस डायन का गला दबोचकर उसका काम तमाम कर दे, यानी उसकी हत्या कर दे, फिर चाहे उसे कुछ भी परिणाम क्यों ना भोगना पड़े। एक दिन उसने अपने मन की बात अपने अन्य साथियों, जिनका नाम क्या है, फ्रैंक और इब्राहिम को भी वो बताता है। लगभग वे भी ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। लेकिन कथानायक के मन में इस प्रकार मनस्थिति क्षणिक होते हैं, यानी अचानक से विचार आता है और फिर वो चला जाता है। हम न तो उसे आक्रामक कह सकते हैं, न ही प्रतिहिंसक भी कह सकते हैं। शीघ्र ही वह अपनी सामान्य स्थिति को प्राप्त कर लेता है, यानी वो ऐसा नहीं है कि अचानक से क्रोध में आए और कोई प्रतिक्रिया दे, बल्कि वो सामान्य हो जाता है थोड़ी देर बाद। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि वह असमर्थ होते हुए इन परिस्थितियों से समझौता कर लेता है, यानी वो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए वो उन परिस्थितियों के सामने अपने हथियार डाल देता है या समर्पण कर देता है या समझौता कर लेता है। असंख्य संघर्षों से गुजरने के बाद उसका उत्साह मंद नहीं पड़ता, बल्कि वह उन सभी स्थितियों को समाज के अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। समाज की गहराई को परखने की उसके पास सूक्ष्म दृष्टि है। वो अच्छे से जानता है कि कैसी परिस्थितियां और कैसा व्यवहार करना है। वह समाज की विसंगतियों और विषमताओं को दूर करने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। अगला पॉइंट यहाँ लेंगे, मुख्य कथानायक का प्रमुख पात्र। मुख्य कथानक का प्रमुख पात्र, यानी जो मुख्य घटनाक्रम है, कथानक है, कहानी है, उसमें प्रमुख पात्र के रूप में भगत कैसे अपनी भूमिका निभाता है। इस उपन्यास का कथानायक इसलिए भी नायक कहा जा सकता है क्योंकि वह उपन्यास की मुख्य कथा का सर्वाधिक प्रमुख पात्र है। आरंभ में वेशभूषा से वो एक पॉकेटमार नजर आता है। इसी संदेह के कारण पुलिस द्वारा अस्पताल में पहुंचा दिया जाता है। बाद में वह पुनः पकड़ा जाता है और जेल की हवा खाता है। इसी संदर्भ में वह अस्पताल तथा पुलिस विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसको प्रकट करता है। बाद में करीम चाचा के संपर्क में आकर वह न केवल अपने स्वास्थ्य का सुधार करता है, बल्कि पाक कला यानी खाना बनाने की कला भी सीख जाता है। वो उसमें भी प्रवीणता प्राप्त कर लेता है, यानी कुशल हो जाता है पाक कला में, खाना बनाने में। इसीलिए अगले चरण में वह भादुड़ी महाशय की यहाँ पर नौकरी करता हुआ समाज की विभिन्न विसंगतियों से परिचित होता है, क्योंकि भादुड़ी महाशय के यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े आदमियों का आना जाना है, तो वो देखता है कि समाज की विसंगतियां, समाज की परिस्थितियां क्या है, उनकी बातचीत से उसे पता चलता है। इसके बाद वह प्यारे और बेला के यहाँ जाता है, लेकिन बेला का अपने प्रति आकर्षण देखकर वो वहां से भाग खड़ा होता है। यहाँ से निकलकर वह मिस साइमन के चकले में रसोइये का काम संभालता है। चकला उस जगह को कहते हैं जहाँ लड़कियों से वेश्यावृत्ति करवाई जाती है, और फ्रैंक आदि के सहयोग से चकले की लड़कियों का उद्धार करने के लिए वहां पर टेलरिंग हाउस खोलने में सफल हो जाता है, यानी उनको कपड़ा सिलने का प्रशिक्षण देकर टेलरिंग हाउस खोल देता है। लेकिन कुछ लोग इस बदलाव से प्रसन्न नहीं थे, अतः वह एक बार पुनः पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। लेकिन वहां से भागने के बाद उसे लीला के यहाँ स्थायी आश्रय मिल जाता है। परंतु लीला को पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधि समझकर वह वहां से निकलकर रांची में स्वामी जी के पास पहुंच जाता है। पर लीला के मुनीम के कारण वह वापिस लीला के पास आ जाता है, और स्वामी जी के समझाने पर वह पुनः लीला के साथ कलकत्ता या कोलकाता लौट आता है। अंततः लीला कथानक के आग्रह को कथानायक यहाँ क्या है, कथानायक के आग्रह को स्वीकार कर लेती है, और वह अपनी 40 लाख की संपत्ति शोषितों, अभावग्रस्तों तथा पीड़ितों के उद्धार के लिए समर्पित करने को तैयार हो जाती है, क्योंकि वो लीला को समझाता है कि उसके पास अपार संपत्ति है और उसका उपयोग उसे समाज के उद्धार के लिए करना चाहिए। पहले तो लीला इस बात से डर जाती है, झिझकती है वो, लेकिन आखिरकार कथानायक इस बात में सफल हो जाता है। लीला को वो समझा लेता है, और लीला अपनी 40 लाख की जो रकम है वो समाज सुधार के कार्यों में लगा देती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये अनाम कथानायक उपन्यास में पूरे कथानक में आदि से लेकर अंत तक जुड़ा रहता है, यानी शुरुआत से लेकर आखिर तक वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यद्यपि उपन्यास में असंख्य या अनेक प्रासंगिक और गौण कथाएं भी हैं, लेकिन कथानक उन सब से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ क्या है, कथानायक, ये क्या है, कथानायक
उन सब से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। जहाँ समाज के अन्य लोग स्वार्थों की पूर्ति में संलग्न है, लगे हुए हैं, वहाँ कथानायक एक महान महान उद्देश्य को लेकर जीवन में निरंतर आगे बढ़ता रहता है। समाज की विसंगतियों से परिचित होता हुआ वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। और इसी बात को देखते हुए एक विद्वान आलोचक ने कथानायक के नायकत्व के औचित्य पर प्रकाश डालते हुए क्या लिखा है कि देखिए, यहाँ पर अगर आप सरल तरीके से लिखें कि भगत को ही उचित ठहराते हुए वो कहते हैं कि यह अनाम, जिसका नाम क्या है, भगत है, नायक एक महत उद्देश्य को पूरा करने के लिए निरंतर सक्रिय नजर आता है। महत यानी महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति में निरंतर तत्पर है। वह एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो असाधारण व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में भी वो अपने उद्देश्य की पूर्ति में लगा हुआ है। समाज में व्याप्त वर्ग संघर्ष, विसंगतियां, रूढ़ियां, बेरोजगारी, वेश्यावृत्ति आदि ऐसे अनेक प्रश्न उसे व्यथित करते हैं, दुखी कर देते हैं। वह इन समस्याओं का हल खोजना चाहता है, पर उसके पास आवश्यक साधन नहीं है। स्वामी जी के सहयोग से लीला द्वारा अपनी संपूर्ण संपत्ति शोषितों और पीड़ितों के उद्धार पर लगाने के लिए तैयार हो जाना ही उसके उद्देश्य की पूर्ति है। यानी वो उन अभावग्रस्त लोगों के जीवन में एक नई आशा की किरण लेकर आता है। लीला की संपत्ति के द्वारा उनका उद्धार होता है, उनके दुखों का वो समापन करता है। अतः वही उपन्यास का फल भोगता अथवा नायक है। यानी फल का भोग कौन करता है? भगत ही करता है। इसी के माध्यम से उपन्यास पूर्णता को प्राप्त होता है। ये किसके विचार हैं? विद्वान आलोचक जिन्होंने इस उपन्यास की आलोचना की है, वो इस बात को सिद्ध करते हैं कि भगत ही इस उपन्यास का भोक्ता, किसका भोक्ता? फल का भोक्ता और नायक के रूप में हम इसे देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।